बालियान ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें आपको इस पेपर से रिलेटेड जो आपका फर्स्ट पेपर है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये जो आपका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है, उसमें जो आपका सिलेबस है वो पूरा कवर किया जाएगा। आपको सीरियल वाइज वीडियो मिलेंगे, जिन्हें आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन और आंसर सभी कुछ करवाया जाएगा। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और इसमें जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसमें जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन को समझने के लिए उसमें जो रिलेटेड टर्म्स हैं जो यूज होते हैं उनको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे समझने के लिए। यहाँ पे जो 5, ये जो 5 है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। बट ये जो ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स आई है वेरिएबल। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो y और x है ये दोनों वेरिएबल कहलाते हैं, बिकॉज इनकी जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। ये डिपेंड करता है कि आप अभी थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको समझाऊंगा ये y और x कहाँ से लिए जाते हैं। ओके, इसी इसी कर्मानुसार आप देखें तो यहाँ यूज हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब यूज हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक दूसरा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल। इनका जो मीनिंग देखें आप, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र और डिपेंड का मतलब होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे जो y, ये जो y है दैट इज डिपेंड ऑन x। यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, जब x की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि y की जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड करती है। और जैसे ही आप x की वैल्यू रखेंगे तो आपको y मिलेगा। तो यहाँ पे x और y क्या है, दो वेरिएबल। इसमें x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो x है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आप बस इतना सा समझ लीजिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आती चली जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे टर्म यूज होती है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस आप अभी छोड़ दीजिए, आने वाले टाइम में आप समझ जाएंगे कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है। जैसे आपको मैंने दे दिया कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसा होता है लगातार, बट अभी आपको ये समझ नहीं आएगा बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाद में समझ आएगी। तो फिलहाल आप कांस्टेंट, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप समझ चुके होंगे इस एग्जांपल के थ्रू। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये इंटरवल सिखाऊंगा, इंटरवल कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी ये रियल लाइन है, ठीक, ये हमारी रियल लाइन है, ये हमारा जीरो होता है, ये हमारा इन्फिनिटी होता है, हमारा माइनस इन्फिनिटी होता है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक टुकड़ा ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया ए और यहाँ पे हमने ले लिया बी। जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने 2 और यहाँ पे हमने ले लिया 5। ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 5। तो यदि आप इस टुकड़े की बात करें तो ये टुकड़ा जो होगा ना 2 से लेके 5 तक, एक क्या कहलाएगा, इंटरवल। तो इस इंटरवल को लिखने के चार तरीके हैं। देखिए सबसे पहले यदि आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 5, ऐसे लिखेंगे यदि आप इसे ऐसे, तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लोज्ड, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इस इंटरवल की खास बात क्या है, जब आप इसमें कोई वैल्यू लेंगे x, यदि x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, देन x की जो वैल्यू होगी वो, डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से होगी। वो 2 भी होगी, यानी कि 5 भी होगी, और 2 और 5 के बीच में आने वाले सभी नंबर,
यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 2 और 5 के बीच में आने वाले कितने नंबर हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि 3 हो गया, 4 हो गया। नहीं, 2 और 5 के बीच में आने वाले इनफाइनाइट नंबर हैं। जैसे 2 के बाद 2.0001, एक जीरो और लगा दीजिए। तो इस तरीके से 2 के बाद क्या आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपसे पूछें कि 2 के बाद क्या आएगा तो आप नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही 5 से पहले क्या आएगा आप नहीं बता पाएंगे। 5 के बाद क्या आएगा आप नहीं बता पाएंगे। तो आप 2 से 5 की एक रेंज होगी हमारी, 2 से लेके 5 तक, यानी कि ऐसे ऐसे लाइन के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं वो पॉइंट सारे। देखिए ऐसे 2 के बाद 5, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी। छोटे छोटे पॉइंट यहाँ, जैसे माला होती है ना, माला माला में मोती पिरो देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। माला में मोती ऐसे पिरो दिए हैं सभी, छोटे 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 छोटे। इसी यही है वो कंटिन्यूटी, यानी कि 2 से 5 तक के सभी पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट बीच में ना छूटे, उसे बोलते हैं हम कंटिन्यूटी। जैसे आपने ले लिया 2, 3, 5, तो ये हो गया आपके स्पेशल पॉइंट। और यदि आप बोले 2 से 5 के बीच के सभी पॉइंट, तो वो होंगे आपके कंटिन्यूअस। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आया होगा। चलिए धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप देखें तो ये तो हो गया आपका क्लोज इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसे, बिकॉज इसमें 2 और 5 जो बाउंड्री पॉइंट हैं वो भी काउंट किए जाते हैं, और उनके बीच में आने वाले पॉइंट भी काउंट किए ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आप देखें तो आपका, इसे हम इस तरीके से लिख दें यहाँ पे। यदि ये, इसे बोलते हैं ओपन। ओपन मतलब बाहर की तरफ इसका मुंह कर दिया आपने, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसे बोलते हैं हम ओपन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इंटरवल हो गया आपका। इसमें आपका एक हो गया क्लोज्ड, क्या हो गया आपका क्लोज, एक हो गया ओपन। तो ओपन में क्या होगा, इसकी खास बात क्या है, इस इंटरवल की खास बात क्या है। यदि इसमें आप कोई भी पॉइंट लोगे, यदि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 and 5, देन x की जो वैल्यू होगी वो 2 नहीं होगी ना 5 होगी, बट 2 से आगे आने वाला नंबर और 5 से पहले वाले सभी नंबर इसमें आएंगे। यानी कि इसमें 2.1 होगा, यस, बट इसमें 4.1 होगा नहीं, 5 नहीं होगा, 4.9 इसमें होगा, यस। यानी कि 2 प्लस एप्सिलॉन। और यदि यहाँ पे कर दें लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो ये नंबर भी इसमें होगा, यानी कि 2 प्लस 2 से आगे आने वाले, और 5 माइनस एप्सिलॉन, यानी कि 5 माइनस इसमें होंगे। ये आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट। अब ये हो गया आपका क्लोज्ड और ओपन। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ये हो, देखिए ये एक यहाँ पे एक इंटरवल बनाया गया है। इसमें इसकी खास बात क्या है, इसको एक तरफ से ओपन कर दिया गया है, एक तरफ से क्लोज। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं यहाँ समझाता हूँ इसे। यदि आपने लिख दिया 2, 5, तो एक तरफ से क्लोज है, इधर 2, तो इसमें जो नंबर होंगे वो ऐसे होंगे एक्स। ये 5 तो नहीं होगा, इसमें 5 से पहले वाले नंबर होंगे, इसमें 2 होगा, यस, और 2 से आगे वाले सभी नंबर होंगे। इसे बोलते हैं हम सेमी ओपन। तो किधर से ओपन है ये कौन सी साइड है आपकी, लेफ्ट, और ये कौन सी है, राइट। तो ये राइट हाफ ओपन, राइट हाफ ओपन हो गया आपका ये। और ये एक, यदि आप इसको ऐसे लिखें 2, 5, तो एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। आपको 2, 5 की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो ये इधर से इस इंटरवल की बात करें तो इसमें जो एक्स होगा, इसमें जो एक्स होगा दैट इज लाइन, ये 5 और 5 के इक्वल होगा इधर से तो, बट इधर से ये 2 नहीं होगा, इसमें 2 से आगे वाला नंबर इसमें होगा। ठीक है, इन नंबर्स को आप लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे यदि लाइन, ये मैं लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ पे मेरा 5 है। तो यदि मैं क्लोज इंटरवल की बात करूँ तो आपका ये ऐसा होगा। ठीक हो गया। इसके बाद यदि मैं ओपन की बात करूँ तो ये वाले पॉइंट ऐसे निकल जाएंगे। यदि मैं सेमी ओपन की बात करूँ तो ये सेमी ओपन ऐसे हो जाएगा। ये मैं इस तरह से बात करूं, ये इधर से ओपन हो जाएगा। तो 4 तरह के मैंने आपको इंटरवल बताए मैंने। एक तो हो गया आपका फुल्ली क्लोज्ड, एक तो हो गया आपका क्लोज्ड, एक तो हो गया आपका क्लोज्ड, एक हो गया आपका ओपन, एक हो गया सेमी। ये सेमी में आपके दो हैं, सेमी सेमी कौन सा, लेफ्ट है या राइट, ये देख लेंगे आप। सेमी लेफ्ट, जैसे यहाँ पे देखिए इसको,
इसको एक दूसरा निशान भी लगाते हैं, जैसे आपका ये वाला निशान यहाँ पे लगा है ना, ये। तो यदि आप ये 2 5 इस वाले इंटरवल के लिए एक सिंबल दूसरा यूज भी किया गया है, ये वाला 2 5, इसको आप इन छोटे ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका ये हो गया आपका इंटरवल के बारे में। ठीक, तो ये जो टर्म्स है, ये सभी जब लिमिट के क्वेश्चन करेंगे या लिमिट और आगे जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे आपको ये टर्म्स बार बार आपके क्वेश्चन में आएंगी। यदि आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को भी ढंग से कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका टर्म्स है वो आता है फंक्शन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन यदि हम बात करें, डियर स्टूडेंट्स यदि हम बात करें फंक्शन की, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये यहाँ फंक्शन, इसने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दी है। फंक्शन की डेफिनेशन वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसको, बट फिर भी हम इसको अलग से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फंक्शन फंक्शन को यदि आप, तो मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ समझाने की। फंक्शन फंक्शन में जैसे मैंने लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने एक तरफ ले लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x की सभी वैल्यूज के लिए y की आपको एक और केवल एक वैल्यू मिलती है। तो यदि आप x पुट करें यहाँ पे और आपको y की एक और केवल एक वैल्यू मिले, तो इसे बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं इसे। ठीक, इसी का यूज होगा पूरे कैलकुलस में आपके। बट यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, इसमें आप यहाँ पे यदि y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू आप ले लेते हैं 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। तो x की आपकी दो वैल्यू मिल रही है, y की एक ही वैल्यू के लिए। ठीक है, यदि आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से लिख के आप इसको ऐसे लिखे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये ज्यादा सही रहेगा। तो ये दोनों तो एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स और वाई को चेंज कर दिया है। तो ये यदि आप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लेते हैं और एक्स की वैल्यू आप लेते हैं 1, तो वाई की आपको दो वैल्यू मिलेगी, 1 और -1। ठीक है, यदि आप एक्स की वैल्यू लेते हैं 4, तो वाई की वैल्यू आपको मिलेगी 1, वाई की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, वाई की वैल्यू आपको माइनस मिलेगी। यही है आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन, इसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे जो फंक्शन है वो उसने डिफाइन किया है कि y डिपेंड्स ऑन x इन सच ए मैनर दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की सभी वैल्यूज के लिए वहां पे यूनिक y की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये अलग से भी आप पढ़ेंगे, बस आप इन टर्म्स को थोड़ा देख लीजिए। ओके, ये हो गया आपका कांस्टेंट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरवल्स, फंक्शंस। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इसने ये एक एक एग्जांपल लिया है। एफ एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे एक होता है डोमेन। देखो, एक होता है डोमेन, एक ये भी शब्द आएगा डोमेन, डोमेन, कोडोमेन, ये भी बहुत बार बार ये शब्द आएगा, कोडोमेन। तो जो एक्स होता है, जहां से आप एक्स की वैल्यू लेते हैं उसे तो बोलते हैं डोमेन, और जो वाई होता है ना, उसे बोलते हैं हम कोडोमेन, और वाई को बोलते हैं एक्स की इमेज। ओके, तो यहाँ पे जो देखिए जो इंटरवल है, उसने उस इंटरवल को डिवाइड कर दिया है तीन भागों में, और तीन भागों में अलग अलग से उसने उसकी वैल्यू लिखी है इस तरीके से। ऐसा हम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डोमेन। जो डोमेन, डोमेन मीन्स आपने जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का जो आपका पार्ट है, जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी, इस वाले पार्ट के उसने टुकड़े कर दिए हैं। एक तो यहाँ पे इसने पाई बाई 2 पे कर दिया है, पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से पाई। ठीक है नहीं, इस तरीके से इसने इसको डिवाइड कर दिया है टुकड़ों में। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको मैंने समझाया फंक्शन की डेफिनेशन में, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें डिपेंडेंस
का पता चलता है कि y की वैल्यू कैसे x के ऊपर डिपेंड करती है, और इसमें यूनिकनेस भी पता चलती है। ठीक, ये डेफिनेशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x, आइडिया ऑफ सिंगल वैल्यूड भी पता चलता है। और इसमें एक डोमेन, डोमेन मींस x की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक आपको लेनी है ये भी बताया जाता है। तो इसमें डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, यूनिकनेस हो गया, और आपका डिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, इन सब तो आप ठीक से समझ लेंगे। इनसे आपका काम हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इतना पढ़ने से। ठीक है, ये आगे इसने पूरा थोड़ा ये समझाई। यहाँ पे देखिए अब आ जाता है यही जो मैंने आपको पढ़ाया ना, सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। वो फंक्शन यही समझाया इसने कि f(a) to b, f(a) to b यहाँ पे जो फंक्शन है, ज्यादातर जो फंक्शन होते हैं रियल R to R में होते हैं वो। ठीक, इसके बाद ये इक्वलिटी ऑफ फंक्शन, इक्वलिटी ऑफ फंक्शन का वैसे क्वेश्चन में कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, कि फंक्शन को हम दो बार लिख देते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना x=y, ऐसे ही होता है f(x=fy)। यदि f(x=fy) या ऐसे बोल दो f, या ऐसे बोल दो f(x1)=f(x2), यानी कि x1 x2 दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर यदि फंक्शन, तो यहाँ पे क्या बोले, इक्वलिटी ऑफ, इक्वलिटी सॉरी, इसे ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे डिफाइन करिए। फंक्शन है दो एफ और जी दो फंक्शन है। तो यदि कोई पॉइंट लेते हैं हम x1, और उसे हम f(x1) निकालें, और फिर दूसरी तरफ हम g(x1) निकालें, यदि वो दोनों वैल्यू सेम आए तो वो, और ये जो x1 हो, ये पूरे डोमेन में कहीं से भी ले लें आप, यानी कि यदि आपके पास f और g दो फंक्शन है, ठीक, और आपका x, आपका कोई डोमेन है, वहां से आप ले लिया आपने कोई भी वैल्यू, तो f और g की वैल्यू यदि इस x की किसी भी वैल्यू के लिए सेम आए तो f और g इक्वल फंक्शन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, ये हो गया इस तरह से। कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन को तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे f(x)=5, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू लें, सबकी वैल्यू 5 ही आएगी। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे जैसे आप इधर तो 5 रख लिया, ये पूरा का पूरा 5 पे चलेंगे, सभी 5 पे जाते हैं, सबकी इमेज 5 है। रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड का मतलब कुछ नहीं होता है, जब रियल नंबर होते हैं दोनों तरफ, इधर भी रियल इधर भी रियल होते हैं, तो उसे बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड मैंने आपको समझा ही दिया है। जैसे सिंगल वैल्यूड तो हो गया आपका y=x², और मल्टीपल वैल्यूड हो गया आपका, मल्टीपल वैल्यूड, मल्टीपल वैल्यूड हो गया आपका y²=x, y²=x। जब लोगे आप और x की वैल्यू 1 एक बार सेलेक्ट करोगे, y की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, x की एक ही वैल्यू के लिए। ये x= आप लेते हैं 9, तो y= मिलेंगे आपको 3 और -3। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। ओके, इसके बाद ये ईवी नोड, ईवी नोड आपको बार बार आएगा। ईवी नोड फंक्शन, ईवी नोड फंक्शन कुछ नहीं होता है। यदि किसी फंक्शन में, यदि कोई हमारा फंक्शन है f(x), तो इसमें x की जगह हम -x कर दें और उसमें कोई फर्क ना पड़े, जैसे y=x², इसमें x की जगह -x करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं हम इवन फंक्शन, इसे बोलते हैं हम इवन। बट यदि हमारा y=sin x है, या y=x³ है, y= हमारा x³ है, y= हमारा क्या है x³, तो इसमें x की जगह -x करने में फर्क पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं ओड फंक्शन। बस ये थोड़ा आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहीं कहीं ये आपको आएंगे तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। इसी तरीके से ये बाउंडेड और अनबाउंडेड की बात कर रहा है। बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, जब आप x की वैल्यू, आपका कोई फंक्शन है f(x), तो यदि f(x) की वैल्यू, f(x) की वैल्यू x की सभी वैल्यूज के लिए, f(x) की वैल्यू दो वैल्यूज के बीच में ऐसे आ जाए, हमेशा इनसे बाहर ना जाए, m1 m2। जैसे जैसे हमारा जो फंक्शन है f(x)sin x, f(x)sin x की बात करूं मैं, तो x की कोई भी वैल्यू हो, f(x) की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में ही रहेगी, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा इस तरीके से। बट यदि हमारा
इस कंडीशन को फंक्शन सेटिस्फाई ना करे तो उसे हम कहेंगे अनबाउंडेड फंक्शन। ठीक है, ये लोअर बाउंड अपर बाउंड की हम यहाँ पे जरूरत नहीं है, बात नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से सिलेबस है, वहां पे हम बात करेंगे, जैसे सुप्रीमम इन्फीमम, इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। और बाकी ये जो रेशनल इंटीग्रल फंक्शन पॉलिनोमियल, देखिए ये बहुत सिंपल है। इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये इस फॉर्म का है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, जैसे दे दिया आपको 5x³ 6x² 7x+5, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल या रेशनल इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन हो गया। इसके बाद ये एक एग्जांपल है रेशनल फंक्शन का। ठीक है, एलजेब्राइक फंक्शन, एलजेब्राइक फंक्शन क्या होते हैं, इस तरह के एलजेब्राइक फंक्शन को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, सब हम एलजेब्राइक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक और बहुत यूज होगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बहुत यूज होगा जब आपके फंक्शन में एलजेब्राइक ना हो के वो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम हो, उसे बोलते हैं हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस e की पावर x प्लस log x, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं। ठीक है, मोनोटोनिक, ये ये टर्म्स बहुत यूज होते हैं असलियत में, और ट्वेल्थ में आपने पढ़े भी होंगे। ये मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे बंद करेंगे जल्दी से। इसके बाद ये होता है मोनोटोनिक, मोनोटोनिक मीन्स मोनोटोन, मोनोटोन का मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे एक्स हमारा हमारा डोमेन है, ये हमारा डोमेन है, और इसमें इधर हमारा x1 है, इधर हमारा बढ़ता चलेगा, इधर हमारा ये ऐसे, इधर x2 है, या ऐसे उल्टा है, इसे x2 मान लीजिए, इसे x1 मान लीजिए, उसके हिसाब से। तो यदि x1 बड़ा है तो fx1 भी बड़ा होना चाहिए, यदि x1 छोटा है तो उसे भी fx1 को भी छोटा होना चाहिए। यदि यानी कि x1, यदि हमारा x1 बढ़ रहा है, यानी कि x1 इज ग्रेटर देन x2, तो fx1 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन fx2। इसे तो बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बट यदि उल्टा हो रहा है, देखिए x1 तो बड़ा है बट इसकी जो वैल्यू है वो छोटी है, यानी कि fx1 इज लेस देन fx2, ऐसे बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि जो ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसे इधर आप जा रहे हैं तो ये लगातार ऐसे बढ़ रहा है, तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। बट यदि आप ऐसे 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 जा रहे हैं, फंक्शन क्या है आपका, उल्टा हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया आपका, ये तो हो गया इंक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग आपका। ठीक है, इसके बाद ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वर्ड भी बहुत यूज होता है। देखिए ये बता भी रखे हैं यहाँ पे, ये एग्जांपल दिया है इन्होंने कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। देखिए ये इंक्रीजिंग है, बट ये π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे दिया है इसने। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीन्स ए फंक्शन इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट व्हेन, जब आप उसे y की वैल्यू एक्सप्रेस कर सकें, यदि उसे y इक्वल टू लिख सकें। बट इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मीन्स जब आप उसे सोल्व ना कर सके y के लिए, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इतना आप यहाँ पे ये सब देख लेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपको जो लिमिट वाला चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये टर्म्स को थोड़ा समझ लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको 100% समझ लीजिए, और क्योंकि ये बहुत अलग अलग टॉपिक है, ये इसके ऊपर एक अलग से बुक है रियल एनालिसिस, वहाँ पे इन सब के ऊपर एक एक चैप्टर है, तो इसलिए ये हो सकता है आपको कुछ समझ कम आए हो, फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। ये आपका हो गया लेक्चर नंबर 1, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। नेक्स्ट आपका लेक्चर नंबर 2, इसी से आगे का सिलेबस उसमें शुरू किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।